इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर कैसा होने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए हैं तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंत पर आप इन सारे सवालों का जवाब खुद ही फिगर आउट कर पाओगे। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जो यहां हर संडे सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंस क्वेश्चंस को सरल भाषा में सुलझाती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले दो चीजें करना। कमेंट्स में हमें बताना आपका फेवरेट बैंकिंग स्टॉक कौन सा है, और बिना भूले एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस देखते रह सकें। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेजी से नए नए चेंजेस आ रहे हैं। अब आप ये बात जानते ही हो कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी 2020 के बाद। इसीलिए करंटली ऑलमोस्ट हर एक बैंक का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को ड्राइव करना। अब देखिए, बैंक्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो डिजिटली हो सके, ताकि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। अब आप ही देखिए, एक बैंक है, वहां पर 10 लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। अब कोई है जिसका डेबिट कार्ड खो गया है, कोई है जिसको चेक डिपॉजिट करना है, कोई है जिसको नया अकाउंट खुलवाना है। अगर ये सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं डिजिटल फॉर्म के थ्रू, तो जो बैंक होती है वहां के एम्प्लॉयज और भी ज्यादा प्रोडक्टिव चीजों पे अपने टाइम को दे सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, बैंक के पास जो सारी रिसोर्सेज होती हैं वो और अच्छे काम के लिए यूज हो सकती है। तो इसी एफिशिएंसी की वजह से बैंक अपनी खर्चे को कम कर सकती है, और इस कॉस्ट सेविंग से सिक्योरिटी, लेंडिंग, लोन बुक डाइवर्सिफिकेशन जैसी चीजें कर सकते हैं। और अगर इन फास्ट चेंजेस की हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स की फील्ड में आपको देखने मिलेगा। अब एनपीसीआई के डेटा के हिसाब से इंडिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे वो पिछले साल में 91.1% से बढ़ गए, और इन ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू थी वो 74.8% से बढ़ी। अब इस डिजिटल रेवोल्यूशन में बैंक्स और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं नई नई टेक्नोलॉजीज में। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है नियो बैंक्स की। अब देखिए, एक नियो बैंक भी एक तरह की बैंक होती है जिसके पास कोई भी ब्रांच ही नहीं होती। इनफैक्ट इनके पास तो बैंकिंग लाइसेंस भी नहीं होता। फिर ये नियो बैंक बनती कैसे है? देखिए, नियो बैंक सिंपली एक आरबीआई लाइसेंस्ड बैंक के साथ पार्टनर कर लेगी, एक ऐसी बैंक जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। इसके बाद जो ऐप और वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नियो बैंक प्रोवाइड करती है, और नए नए कस्टमर्स को अक्वायर करती है। और जो भी कैपिटल रिलेटेड चीजें होती है, यानी कि पैसों का मामला, ये बड़ी बैंक देखती है। अब ये मॉडल काफी यूजफुल होता है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने, स्पेशली यूथ, क्योंकि ये सारे यूजर फ्रेंडली ऐप से अट्रैक्ट होते हैं, और इसी की वजह से नए कस्टमर्स भी मिलते हैं। और नियो बैंक के मॉडल में कॉस्ट जनरली और भी कम होता है। एक और मेजर ट्रेंड रहा है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में, जो है गवर्नमेंट का एफर्ट सारी इनएफिशिएंट बैंक्स को एफिशिएंट बनाने, कंसोलिडेशन के थ्रू। अब ये कंसोलिडेशन क्या होता है, सरल भाषा में समझिए। देखिए, बहुत सी छोटी छोटी बैंक्स है, कई सारी बैंक्स लॉस में है, कई सारी बैंक्स अपने पैसे को सही से यूज नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सारी छोटी बैंक्स को कंबाइन कर देती है एक बड़ी बैंक के अंदर। अब देखिए, ये बड़ी बैंक जो होती है इसके पास कैपिटल भी ज्यादा होता है, और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कंपीट करने की पावर भी होती है। इससे क्या होता है, जो सारी इनएफिशिएंसीज थी इन छोटी बैंक्स में, ये एलिमिनेट हो जाती है कुछ हद तक। तो इसी की वजह से ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है। लेकिन चलिए अब आते हैं कुछ थ्रेट्स की तरफ। अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर को एक सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो है फास्ट ग्रोइंग फिनटेक्स और एनबीएफसीज का। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो सारे नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, इनके कंपनी में डिसीजन लेने की स्पीड बहुत हाई होती है। अब एक डिसीजन जो ये स्टार्टअप्स बहुत जल्दी ले लेते हैं, वही एक बड़ी बैंक को लेने बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी की वजह से जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, ये स्टार्टअप्स भी अपनी डायरेक्शन को आसानी से, तेजी से चेंज कर पाते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है बड़ी बैंक्स के लिए कि वो जल्दी से पिवट नहीं कर पाते। तो अब हमारी बड़ी बैंक्स को अगर सर्वाइव करना है तो वो ये 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले, इन सारे फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करे और साथ में ग्रो करे। दूसरी चीज, और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना ले। और तीसरी चीज, अपनी एसेट क्वालिटी पे ध्यान दे। देखिए, रिसेंट टाइम्स में हमारी जो बैंक्स थी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में तो डिक्लाइन आई ही, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये डिक्लाइन और भी ज्यादा हो सकता है, ताकि बैंक्स के पास सस्ता कैपिटल आ जाए। ये पैसा वो ग्रो करने के लिए और एफिशिएंटली लोन्स देने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली इनकी ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। अब एक और चीज जो हमने कंसिडर करनी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिसेंट टाइम्स में आरबीआई भी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और धीरे धीरे और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है।
अब देखिए, जब भी रेगुलेटर स्ट्रिक्ट हो जाता है तो सारी कंपनीज का कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन ये लॉन्ग रन में एक अच्छी चीज होती है, बिकॉज जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट आरबीआई होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हमारा बैंकिंग सिस्टम होगा। तो देखिए, अगर हम कंक्लूड करें तो बैंकिंग सेक्टर का जो ओवरऑल आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसे की रिस्क है जिन पे हमने ध्यान देना है और ये बैंक्स इन रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। एनीवे, आपको क्या लगता है इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का भविष्य कैसा होगा? कमेंट्स में हमें बताइए, और आप अगले संडे के वीडियो के टॉपिक को पिन्ड कमेंट से चूज भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बिना भूले इस वीडियो को लाइक करना और एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.